आखिरकार महाराष्ट्र में वही हुआ जो अजीत पवार चाहते थे। उन्हें उनका पसंदीदा वित्त मंत्रालय सौंप दिया गया है। बीजेपी ने अपने कोटे से यह महत्वपूर्ण मंत्रालय देकर उन्हें एनसीपी तोड़ने का बड़ा इनाम भी दिया है। वित्त मंत्रालय को लेकर ही पिछले 12 दिनों से विभाग बंटवारे का पेच फंसा हुआ था। 2 जुलाई की शपथ के बाद से ही लगातार बैठकों का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार दिल्ली ने मामला सुलटाया। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में अब मंत्री परिषद विस्तार की संभावना कम है। यह शिवसेना के उन विधायकों के लिए धक्का है जो पिछले 1 साल से मंत्री बनने के सपने संजोए हुए थे। आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है, यह समझेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि एनसीपी से अलग होकर मंत्री बनने वालों को आज क्या क्या मंत्रालय मिला है। एनसीपी के मंत्रियों का आखिरकार विभाग का बंटवारा हो गया है और एक नजर डाल लेते हैं। सबसे प्रमुख उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उन्हें वित्त और नियोजन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। छगन भुजबल जो दूसरे ताकतवर नेता हैं, इन्हें रसद और ग्राहक संरक्षण विभाग दिया गया है। धर्मराव बाबा अत्राम, इन्हें दिया गया है औषधि और प्रशासन विभाग। दिलीप वलसे पाटिल की बात करें तो उन्हें सहकारिता विभाग देने का फैसला आज किया गया है और धनंजय मुंडे की बात करें तो उन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया है। हसन मुशर्रफ जो है वो वैद्यकीय शिक्षण के मंत्री होंगे। अनिल पाटिल जो कि एनसीपी से अब एक तरह से कहें कि अलग हुए हैं और कहें कि असली एनसीपी है, आपदा राहत और पुनर्वास उन्हें दिया गया है। अदिति तटकरे जो कि इकलौती महिला मंत्री हैं, उन्हें महिला और बाल कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं संजय बंसोड़े को खेल और युवा कल्याण विभाग दिया गया है। तो ये विभागों का बंटवारा है जो पिछले 12 दिनों से टलता हुआ आ रहा था। इसमें पूरे 12 दिन लगे हैं और इससे पहले बैठकों का लंबा दौर भी चला है। बात दिल्ली तक भी पहुंची थी। आखिरकार अजीत पवार को उनका मनचाहा मंत्रालय मिला, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अजीत पवार को जो आज फैसला हुआ है वित्त और नियोजन मंत्रालय देने का, इसके पीछे क्या क्या रस्साकशी हुई है, किस किस तरह से बातचीत का दौर भी चला है। आपको बता दें कि अभी तक जो वित्त मंत्रालय था वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास था, यानी बीजेपी के कोटे से एक महत्वपूर्ण मंत्रालय निकलकर अब अजीत पवार के खेमे में चला गया है। शिंदे समर्थक शिवसेना से अलग से इसी बात पर हुए थे कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय ना मिले, क्योंकि उनकी शिकायत ये थी कि जब अजीत पवार महाविकास आघाड़ी सरकार में वित्त मंत्री थे तब उन्होंने शिवसेना के विधायकों के जो काम थे उसके लिए पैसों का आवंटन नहीं किया था और यह बड़ी शिकायत थी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही निर्दलीय विधायक बच्चू काडू ने कहा था कि अगर अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिलेगा तो विधायकों में डर होगा, यानी उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी कि तब भी उन्हें पैसा नहीं मिला था, क्या इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर के विरोध किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद आखिरकार अजीत पवार को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं धनंजय मुंडे की बात करें तो उन्हें कृषि मंत्रालय मिला है जो शिवसेना के पास था। यानी अगर एक वित्त मंत्रालय बीजेपी ने दिया अपने कोटे से, तो कृषि मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय शिवसेना की ओर से दिया गया है अजीत पवार के खेमे को। और आपको बता दें कि विभागों के बंटवारे को जो पेच था, इसको सुलझाने के लिए बैठकों का लंबा दौर चला था। बुधवार को अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल दोनों ही दिल्ली आए थे और यहां पर गृह मंत्री अमित शाह से उनकी करीब 1 घंटे मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद गुरुवार को जब वो बॉम्बे गए तो वहां पर उन्होंने फडणवीस से मुलाकात की थी और पवार और फडणवीस दोनों ही मुंबई में ही मुख्यमंत्री शिंदे से उन्होंने मुलाकात की थी। अब शिवसेना विधायकों की उम्मीदों को झटका लगा है, क्योंकि पिछले 1 साल से ये मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। जो मंत्री बन गए थे तब वो तो बन गए, उसके बाद से कोई मंत्री नहीं बना है, लेकिन लगता है कि अब अगला जो मंत्री परिषद विस्तार है उसमें कुछ महीने का समय लगेगा, क्योंकि जैसा हमने कहा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और सत्र के दौरान तो विस्तार होता नहीं है। तो ये सारा घटनाक्रम है जिसके चलते ये तस्वीर वहां पर बनकर के सामने आई है। सुनील सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। सुनील, ये जो पर्दे के पीछे की राजनीति है और जो आशंका थी शिवसेना के विधायकों की, जिसके चलते तब शिवसेना में टूट हुई थी कि अजीत पवार को कहीं वित्त मंत्रालय न मिल जाए, तो एक तो वित्त मंत्रालय भी मिल गया और दूसरी जो उन्हें उम्मीद थी 1 साल से कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, वो भी पूरी नहीं हुई। तो ऐसे में अब क्या लग रहा है कि क्या रिएक्शन आ रहा है उनके खेमे से? देखिए अखिलेश, स्वाभाविक तौर पर ये बहुत बड़ा झटका शिंदे के विधायकों के साथ तो है ही है, बीजेपी के जो विधायक हैं उनके साथ ही भी है, क्योंकि
उन्होंने भी उम्मीदें कहीं न कहीं पार रखी थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कुछ ऐसे कद्दावर नेता हैं जिन्हें कि मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगी, लेकिन उनके भी उम्मीदों पर पानी यहाँ पर फिर गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका हम कहें तो वाकई में शिंदे ग्रुप के विधायकों को लगा है, खुद मुख्यमंत्री की भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे प्रमुख कारण था कई कारणों में हिंदुत्व छोड़ने की बात के साथ साथ वो ये था कि जब एमवीए के सरकार में अजीत पवार वित्त मंत्री थे तो वो उन विधायकों का जो फंड है वो शिवसेना के विधायकों को नहीं मिला करता था, ये भी एक प्रमुख कारण था। लिहाजा अब जो शरद पवार गुट एनसीपी बची है वो सवाल उठा रही है कि अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, क्या वो फाइलें फिर से उनके पास भेजेंगे, ये क्या नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा देंगे, ये सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन अजीत पवार से दोपहर में जब ये सूची घोषित नहीं हुई थी उसके पहले जब पूछा गया था कि नाराजगी, तो उन्होंने कहा था कि नाराजगी की बात मुझे पता नहीं है, लेकिन 3 पार्टियां मिलकर सरकार बना रही हैं तो सभी को मिलजुल कर रहना है और एक मानसिकता होनी चाहिए, और वो मानसिकता हमने बना ली है कि मिलकर आगे काम करना है। तो उस स्तर पर ऊपर के नेताओं के स्तर पर भले ही कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि नाराजगी नहीं है या फिर सहमति बन चुकी है, लेकिन अगर हम विधायकों की बात करें जो कि उम्मीद पाले हुए थे, खास करके कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनमें बहुत नाराजगी है। और कल तक जो विधायक थे, चाहे वो शिंदे गुट का आप ले लीजिए, वो मांग कर रहे थे कि और बहुत जोर लगाया था उन्होंने पालक मंत्री के तौर पे लेके भी, खास करके अदिति तटकरे जो बनाई गई है बाल विकास मंत्रालय, उनको जो बीजेपी के मंगल प्रभात लोढ़ा थे उनके तहत मंत्रालय था उन्हें दे दिया गया है, तो उन्हें पालक मंत्री नहीं बनाया जाए। लेकिन हालांकि अभी तक पालक मंत्री की घोषणा नहीं है, लेकिन बहुत जो है कि टकराव जो है वो बहुत ज़्यादा है, खास करके एनसीपी और फडणवीस का अगर हम देखें तो उनके पास गृह और वित्त दोनों महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। इससे जाहिर सी बात थी कि उनका जो कद था वो काफ़ी बड़ा था। हालांकि मंत्रालय रहने ना रहने से उनके कद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, सब जानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी तो इन तीनों में बीजेपी ही है। लेकिन जिस तरह से वित्त मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस को देना पड़ा और कृषि मंत्रालय भी शिवसेना को छोड़ना पड़ा, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि अजीत पवार जिन शर्तों पर आए थे, क्या वो शर्तें ये भी थी कि इन्हें ये महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले और उसको आखिरकार इन्हें पूरा करना ही पड़ा? देखिए बिल्कुल, ये कोई अगर अपना घर छोड़कर जा रहा है दूसरे के साथ तो पहले ही बातें सभी तय हो गई थी। ये जो बताया जा रहा है कि जो इतने 12 दिवसों से चल रहा था वो दरअसल एक नूरा कुश्ती के तौर पे था, जो कि काडर को दिखाना था और विधायकों को भी दिखाना था कि नहीं, हम एक एक मंत्रालय के लिए हम एक दूसरे से बार्गेनिंग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये तीनों ही पार्टियों के लोगों को दिखाना था। इस तरह की बातें फिलहाल चर्चा में आई है, क्योंकि साफ तौर पर जब एनसीपी में इतनी बड़ी बगावत शरद पवार को छोड़ के आने की बात थी, तब ये पहली कंडीशन रही होगी। उप मुख्यमंत्री पद तो है ही है, लेकिन वित्त मंत्रालय और नियोजन जरूर मिलना चाहिए। अजीत पवार ने मांगा ही होगा और उस पर कहीं ना कहीं एक सहमति बनी होगी। लेकिन अब जब सभी ने शपथ ले ली और सब हकीकत में बंटवारे की बात आती है, तब कहीं ना कहीं राजनीति आप भी जानते हैं कि एक परसेप्शन की का खेल होता है, उस पर चलती है। तो ये कहीं ना कहीं एक दिखाने की कोशिश की थी। हालांकि टकराव और मनमुटाव बहुत ज़्यादा था, खास करके बीजेपी के विधायकों में और शिवसेना गुट के विधायकों में, क्योंकि जो उनको मिलना था उस मलाई में पहले जैसे भरत गोगावले ने कह भी दिया था कि एक रोटी मिलनी थी, तब आधी 2 पार्टियां थी तो आधी आधी हो गई थी, लेकिन अब तीसरी पार्टी भी आ गई तो उसका एक तीसरा हिस्सा भी हो गया। यानी उनके हक से, उनके अधिकार से, उनके कोटे से कहीं में तो 3 हिस्से हो गए हैं। जो बात एक और हो रही थी, कुछ और भी पार्टियों से टूट करके आ सकते हो तो फिर तो 4 हिस्से करने पड़ेंगे। बहरहाल आपका शुक्रिया सुनील, इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बड़ी घोषणा की है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान ही 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जनवरी से जून तक महंगाई भत्ते के एरियर 3 समान किश्तों में दिए जाएंगे। 42% महंगाई भत्ता जुलाई के वेतन में जुड़कर मिलेगा। 6वां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी समान अनुपात से वृद्धि की जाएगी। पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देंगे। इसी तारतम्य में हमने फैसला किया है कि केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता हम जनवरी माह से ही देंगे। जनवरी से लेके जून तक का महंगाई भत्ते का एरियर
हम 3 समान किस्तों में देंगे। वो सारे कर्मचारी जो 6वां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की जाएगी। जिन्होंने 1 जुलाई 2023 तक अपनी सेवा के 35 वर्ष पूरे कर लिए हो, उन सबको चतुर्थ समान समयमान वेतनमान भी दिया जाएगा। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।